जिस आदमी को घनश्याम दास अपने साथ लाया था वो सबके सामने ये बताता है कि किस तरह बालासुंदरम जमींदार के बेटे अवधेश का कातिल है। भानु कहता है, राजकुमार बालासुंदरम और अवधेश दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। महाराज की नजर से बचकर राजकुमार बालासुंदरम अवधेश के साथ कुछ ऐसे काम भी किया करते थे जो अनैतिक होते थे। भानु के कहते ही बालासुंदरम चिल्ला पड़ता है, चुप कर झूठे इंसान, अगर एक और लफ्ज निकाला जबान से तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा। तभी राजा विक्रमादित्य चिल्लाता है, बीच में बोलकर उसकी बात मत काटो बालासुंदरम, तुम्हें भी बोलने का मौका दिया जाएगा। और फिर भानु की तरफ देखकर राजा विक्रमादित्य कहता है, तुम अपनी बात पूरी करो भानु। भानु कहता है, महाराज घनश्याम दास के बेटे अवधेश को लड़कियों का बहुत शौक था। भानु के कहते ही घनश्याम दास की नजर शर्म से झुक जाती है। फिर भानु बताता है, सेनापति की बेटी अभिलाषा को लेकर राजकुमार बालासुंदरम और अवधेश के बीच में झड़प भी हो गई थी। ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं, भला अभिलाषा का इन सब से क्या लेना देना हो सकता है। सेनापति चक्रदेव भी अभिलाषा की तरफ देखते हैं, जो उनसे आंखें चुराने लगती है और डर के मारे उसके गाल लाल होने लगते हैं। अभिलाषा की छोटी बहन चतुरा भी अभिलाषा के हाथ में हो रही कपकपी को देख सकती है। चतुरा भी अभिलाषा की तरफ ऐसे देखती है जैसे आंखों ही आंखों में उससे कोई सवाल कर रही हो। अभिलाषा उससे भी नजर चुराने लगती है और चतुरा को समझ में आ जाता है कि कुछ बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। राजा विक्रमादित्य भानु से पूछता है, सोच समझ कर बात करो, तुम क्या बोल रहे हो? भला इन सब बातों से हमारे सेनापति चक्रदेव की बेटी का क्या लेना देना? भानु कहता है, क्षमा करें महाराज, लेकिन राजकुमार बालासुंदरम और अभिलाषा के बीच कुछ नाजायज संबंध है। ये सुनकर सभा के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और तरह तरह की बातें बनाने लगते हैं और राजा विक्रमादित्य सबको शांत होने को कहता है। फिर भानु आगे बताता है, महाराज अवधेश ने अभिलाषा के बारे में कुछ गलत कह दिया था, जिसकी वजह से राजकुमार बालासुंदरम और उनके बीच लड़ाई हो गई थी। यहां तक कि बात हाथापाई पर आ गई थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक लड़े थे। इस बात का मैं चश्मदीद गवाह हूं। तभी बालासुंदरम चिल्लाकर कहता है, पिताजी ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब जमींदार इसे रटा कर लाया है। और बालासुंदरम चैतन्य की तरफ देखकर कहता है, बड़े भैया आप देखिए कितना बड़ा ढोंगी है ये, कुछ भी बातें बनाए जा रहा है, इस पर बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। राजकुमार चैतन्य भानु से पूछता है, तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है जिससे सिद्ध हो पाए कि बालासुंदरम और अवधेश के बीच लड़ाई हुई थी? भानु बताता है, उस लड़ाई के दौरान अवधेश ने राजकुमार को शराब पीने का प्याला फेंक कर मारा था, जो उनकी पीठ पर जा लगा था। यदि मैं सच कह रहा हूं तो उस चोट का निशान अब तक राजकुमार की पीठ पर होना चाहिए। ये सुनकर बालासुंदरम थोड़ा घबराने लगता है और फिर कहता है, सब बकवास है, कुछ भी बोले जा रहा है ये मक्कार। लेकिन इतने में ही राजकुमार चैतन्य पास में खड़े सिपाही के हाथ से तलवार लेकर सीधा राजकुमार बालासुंदरम की पोशाक को चीर देता है और उसके पीठ पर बना वो चोट का निशान सबके सामने उजागर हो जाता है। तभी बालासुंदरम कहने लगता है, ये आदमी बात को घुमा रहा है, हमारे बीच लड़ाई हुई थी लेकिन किसी और कारण से हुई थी, वो केवल मित्रता के अंदर होने वाली नोकझोंक का ही विषय था, ना कि कोई गंभीर झगड़ा। तभी राजकुमार चैतन्य को भी याद आता है कि उद्योग भवन में उसने खुद राजकुमार बालासुंदरम और अभिलाषा को साथ देखा था। वो अपने दिमाग में ही कड़ी से कड़ी जोड़ने लगता है और उसे अपने भाई पर भी शक होने लगता है। चक्रदेव अपनी बेटी अभिलाषा की घबराहट देखकर खुद भी सोचने लगता है, कहीं भानु की कही बातें सच निकली तो? तभी उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए भानु कह देता है, महाराज मेरे पास एक और सबूत है जिससे मैं अपनी बात सच साबित कर सकता हूं। राजा विक्रमादित्य पूछता है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? भानु जवाब देता है, महाराज राजकुमार बालासुंदरम और अभिलाषा के बीच जिस नाजायज संबंध की मैं बात कर रहा हूं, उस नाजायज संबंध से होने वाला एक नाजायज बच्चा भी अभिलाषा के पेट में पल रहा है। ये बात नशे में धुत राजकुमार मेरे सामने बोल पड़े थे, इसलिए मुझे ये बात पता है, आप पूछिए इनसे। भानु के कहते ही राजा विक्रमादित्य और चक्रदेव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों ही मन ये प्रार्थना करते हैं कि भानु जो भी कह रहा है वो झूठ निकले। तभी घनश्याम कहता है, महाराज आप वैद्य जी को बुलाकर सुनिश्चित करवा सकते हैं, भानु जो बोल रहा है वो सच है या नहीं। राजा विक्रमादित्य आदेश देता है और शाही वैद्य आकर अभिलाषा की नब्ज पकड़कर ये सुनिश्चित कर देता है कि भानु जो कह रहा है वो सही है, अभिलाषा गर्भवती है। वैद्य के सुनिश्चित करते ही वहां खड़े सारे लोग दंग रह जाते हैं। राजकुमार चैतन्य को तो जैसे सांप सूंघ जाता है। राजकुमार बालासुंदरम को कुछ कहने के लिए शब्द नहीं मिलते, उसका मुंह खुलता है और फिर बंद हो जाता है। अभिलाषा किसी से नजरें नहीं मिला पाती, उसकी नजर सिर्फ जमीन पर टिकी रहती है। उसकी बहन चतुरा भी अभिलाषा को प्रश्न भरी निगाहों से देखती है। शकुंतला देवी और अनमोल भी पूरी तरह हैरान हैं। तभी घनश्याम कहता है,
महाराज, यदि आपको अभी यकीन ना हो तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि महर्षि स्वयं यहां मौजूद हैं। हो सकता है भगवान को यही मंजूर था कि मेरी बात आज सबके सामने सच सिद्ध हो जाए। शायद इसीलिए ऐसा इत्तेफाक हुआ है। और फिर घनश्याम दास महर्षि की तरफ देखकर हाथ जोड़ता है और कहता है, महर्षि जी, अब आप ही मेरी बात को सच सिद्ध कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सके उतने सबूत महाराज के सामने रख दिए हैं। आप तो इतने बड़े महर्षि हैं, ज्ञानी हैं। आप तो केवल बालासुंदरम का मस्तिष्क छूकर दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने कर सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि राजकुमार के सर पर हाथ रखकर उनके याददाश्त में चली हुई सारी प्रतिमाएं सबके सामने दिखा दीजिए। घनश्याम दास के कहते ही वहां खड़ी शनाया एकदम से घबराने लगती है, क्योंकि वहां पर सिर्फ शनाया को ही अच्छे से पता है कि अवधेश की कातिल शिरीन थी, ना कि बालासुंदरम। लेकिन अगर उसने ऐसा सबके सामने स्वीकार किया तो फिर अवधेश के कत्ल की सजा शनाया को भुगतनी पड़ेगी। लेकिन अगर महर्षि सच में बालासुंदरम का सर छूकर उसके अतीत में हुई घटनाओं को सबके सामने दिखा देंगे तो शनाया बुरी तरह से फंस जाएगी। शनाया ने सचमुच में अवधेश को नहीं मारा था, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। शनाया घबराते हुए महर्षि की तरफ ऐसे देखती है जैसे मन ही मन कह रही हो, अब ऐसा कभी मत कीजिएगा, मैं बुरी तरह फंस जाऊंगी। महर्षि की मुस्कान अब हल्की पड़ जाती है। शायद वो भी अब ये सोचने लगते हैं कि किसका साथ दें और किसका नहीं। एक तरफ बालासुंदरम है जिसने अवधेश का खून नहीं किया, लेकिन उसके अलावा उस पर लग रहे सारे आरोप सच हैं। और दूसरी तरफ शनाया है जो बालासुंदरम की तरह ही अवधेश की कातिल नहीं है, लेकिन यदि उन्होंने बालासुंदरम को निर्दोष साबित किया तो सबकी नजर में कातिल शनाया हो जाएगी। महर्षि आखिरकार राजा विक्रमादित्य के सामने कहते हैं, विक्रम, ये राज्य का आंतरिक मामला है और मैं राजा के या राज्य के अनातरिक मामले में किसी तरह की दखलंदाजी नहीं करना चाहता। मैं यहाँ केवल मेरे शिष्य राजगुरु के लिए आया था और अब मुझे लगता है कि शायद मेरे प्रस्थान करने का समय हो गया है। और ये कहकर महर्षि वहां से जाने लगते हैं। राजा विक्रमादित्य उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है और महर्षि को जाने के लिए सभी जगह देने लगते हैं। महर्षि के जाने के बाद बालासुंदरम अपने पिता राजा विक्रमादित्य से कहता है, पिताजी, मैं सच कह रहा हूं, मैंने अवधेश की हत्या नहीं की है। उसके अलावा जो ये कह रहा है वो सब सच है, लेकिन मैंने अवधेश की हत्या नहीं की। तभी राजकुमार चैतन्य बालासुंदरम के गाल पर एक जोर का थप्पड़ मारता है और गुस्से में कहता है, अब तो सच बोल दे दुष्ट। मुझे अच्छे से याद है, तुझे मैंने उद्योग भवन में अभिलाषा के साथ भी देखा था और उसके बाद तू मेरे पास आकर अपने प्रयास में भी सफल हो गया था कि मैं तेरी बातों में आ जाऊं और घनश्याम दास को झूठा साबित कर दूं। लेकिन अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। यहां तक कि महर्षि भी सबके सामने तेरी नीच हरकत को उजागर करने से कतरा कर चले गए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमारे पिताजी का नाम सबके सामने मिट्टी में ना मिल जाए। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया है कि मैं कितने बड़े दोषी का साथ दे रहा था। यह कहकर राजकुमार चैतन्य पीछे हट जाता है। सभा में मौजूद सारे लोग अब राजा विक्रमादित्य की ओर देख रहे होते हैं कि आखिर अब वो क्या फैसला लेगा। राजा विक्रमादित्य अपने अंदाज को बदलते हुए भावनाहीन होकर कहता है, राजकुमार बालासुंदरम और अभिलाषा को कैद कर लिया जाए। उनके साथ क्या किया जाना है इसका फैसला बाद में होगा। और ये सुनते ही राजकुमार बालासुंदरम बेचैन हो जाता है। राजकुमार बालासुंदरम और अभिलाषा बार बार कहने लगते हैं, हमारा यकीन कीजिए, हम लोगों ने किसी का खून नहीं किया। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अभिलाषा को बंदी बनाने के लिए जैसे ही दो सैनिक आगे बढ़ते हैं और उसका हाथ पकड़ते हैं, अभिलाषा बेकाबू होकर चिल्लाने लगती है, ये सब कुछ इस डायन की वजह से हो रहा है। अभिलाषा शनाया की तरफ देखकर कहने लगती है, ये उस हादसे के बाद बदल चुकी है, मुझे अच्छे से पता है। हम दोनों को भी यही फंसा रही है। ये वो शिरीन हो ही नहीं सकती जो सबके सामने चुप रहती थी। और फिर अभिलाषा चक्रदेव की तरफ देखकर कहती है, पिताजी आप भी बताइए, क्या शिरीन ऐसे थी? क्या हर बात पर इतनी ही बेबाकी से बोला करती थी? क्या आपको शिरीन याद नहीं? क्या आप में से किसी को भी शिरीन में हो रहे बदलाव में कुछ अलग नहीं लगा? ये वो शिरीन नहीं है। अभिलाषा ही कहती रहती है और सैनिक उसे घसीट कर ले जाते हैं। एक बेबस बाप की तरह चक्रदेव अपनी बेटी को जाते हुए देखता रहता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा विक्रमादित्य भी बालासुंदरम को कैद में करवाकर खुद भी खुश नहीं था। राजकुमार चैतन्य भी बेहद दुखी है। चक्रदेव की बेटी चतुरा और उसकी पत्नी शकुंतला देवी और उसके बेटे अनमोल तीनों ही अभिलाषा के कैद होने से दुखी हैं। लेकिन अभिलाषा की बात पर वो तीनों भी सोच में पड़ जाते हैं। यहाँ तक कि चक्रदेव भी कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है कि अभिलाषा जो चिल्ला कर गई उस बात में कुछ दम तो था। उन सब ने शिरीन को इस तरह हर बात का जवाब देते, बेबाकी से बोलते और किसी के सामने अपने पक्ष को रखने के लिए चुनौती देने के लिए कभी भी इतनी बेबाकी से नहीं देखा था।
राजकुमार चैतन्य उदास होकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। सभा स्थगित कर दी जाती है। सारे मंत्रीगण और अधिकारी भी सभाघर में चले जाते हैं। राजा विक्रमादित्य चक्रदेव से हाथ जोड़कर कहता है, मैं बेहद शर्मिंदा हूं मित्र। मैंने तो मित्रता की खातिर सोचा था कि बालासुंदरम का विवाह तुम्हारी बेटी शिरीन से हो जाए, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नकारा निकलेगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सेनापति चक्रदेव भी हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से कहता है, महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। थाली कभी भी एक हाथ से नहीं बसती। अगर भूल आपके बेटे से हुई है तो मेरी बेटी भी दूध की धुली नहीं है। इस मामले में हम दोनों ही अभागे हैं। यह कहकर चक्रदेव भी अपने परिवार के साथ वहां से जाने लगता है। सबके सभाघर से चले जाने के बाद राजकुमार चैतन्य घनश्याम दास के पास आकर हाथ जोड़ता है और कहता है, जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर मानहानि का इतना बड़ा इल्जाम लगवा दिया सिर्फ अपने भाई को बचाने के लिए। अगर मुझे जरा भी पता होता कि मेरा भाई इतना नकारा निकलेगा तो मेरा यकीन कीजिए मैं और मेरे पिताजी हर मामले में निष्पक्ष होकर सोचते हैं और किसी भी दोषी को हम बख्शते नहीं, फिर चाहे भले ही वो मेरा सगा भाई हो या महाराज का बेटा हो। घनश्याम दास हाथ जोड़कर कहता है, मैं समझ सकता हूं राजकुमार, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। भाई के मुंह में कोई भी आ सकता है। और तभी राजकुमार चैतन्य का हाव भाव एकदम गंभीर हो जाता है और फिर कहता है, लेकिन उसके बदले में आपने जो मेरे साथ किया था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। यह सुनकर घनश्याम दास के चेहरे का रंग उड़ जाता है। राजकुमार चैतन्य कहता है, जिस तरह से आप सबके सामने राजकुमार बालासुंदरम के खिलाफ सबूत लेकर आए, उस तरह से मैं एक दिन सबके सामने आपके खिलाफ जो आपने मेरे साथ किया था सबूत लेकर आऊंगा, और फिर जाकर हम दोनों का हिसाब बराबर होगा, क्योंकि परिणाम तो परिणाम होता है, याद है ना। जमींदार घनश्याम दास बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। चक्रदेव अपने परिवार के साथ राजमहल से बाहर आता है, जहां मुख्य द्वार पर उसकी शाही गाड़ी उसके लिए लग चुकी है। चक्रदेव अभिलाषा के बंदी बना लिए जाने पर इतना दुखी हो चुका था कि वो घर जाने की बजाय पलटकर सीधा राजा विक्रमादित्य के पास जाकर उससे बात कर अपनी बेटी को वापस लाना चाहता था। आखिरकार उसके सीने में बाप का दिल था। हर कोई राजा विक्रमादित्य की तरह सत्यवादी और दृढ़ निश्चय वाला नहीं होता। उसका दिल इतना बड़ा नहीं था कि वो अपनी बेटी को कैद खाने में देख सके, फिर भले चाहे उसने कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना किया हो। चक्रदेव की आंखों में आंसू होते हैं। अनमोल, चतुरा और शकुंतला देवी, उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि चक्रदेव से कोई सवाल या जवाब कर पाए, क्योंकि वो जानते हैं कि चक्रदेव इस वक्त अपना आपा खो सकता है। सेनापति का पूरा परिवार उस शाही गाड़ी में बैठता है और गाड़ी चल पड़ती है। चतुरा, अनमोल और शकुंतला देवी एक दूसरे को देखे जा रहे थे, मानो मन ही मन एक दूसरे से बातें कर रहे हों, कोई योजना बना रहे हों। अभिलाषा चतुरा से बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए अभिलाषा के कैद होने पर दुख चतुरा को भी बहुत ज्यादा हुआ था। उसके लिए यह सब असहनीय था। चतुरा हर बात में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके अभिलाषा को बचाया करती थी, लेकिन आज राजा के सामने वो भी विवश थी। उसके पास सिवाय रोने के और कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ शकुंतला देवी, जिसके लिए अभिलाषा सगी बेटी तो नहीं थी, लेकिन उसके लिए सगी बेटी से कम भी नहीं थी। शकुंतला देवी भले ही शिरीन से बहुत नफरत करती हो, लेकिन अभिलाषा को कभी उसने अपनी सगी बेटी से कम नहीं समझा था। क्या अभिलाषा की शिरीन के लिए कही गई बात पर चक्रदेव पता लगाने की कोशिश करेगा? आखिर शिरीन में बदलाव आया तो कैसे आया? क्या शनाया का सच सबके सामने बाहर आ जाएगा, या शनाया इस मुश्किल से भी बचने का कोई रास्ता ढूंढ निकालेगी? जानने के लिए सुनते रहिए एक थी शिरीन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अभिलाषा और बालासुंदरम को बंदी बनाकर सैनिक कैद खाने में डाल रहे थे। यह कैद खाना राजमहल की निचली सतह पर जमीन के नीचे बना ऐसा कैद खाना था जहां पर रोशनी बहुत कम आती थी। राजकुमार बालासुंदरम सैनिक से कहता है, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम सभी भूल गए हो कि हम कौन हैं? यह कैद खाना उन अपराधियों के लिए है जिनको महाराज कड़ी से कड़ी सजा सुनाते हैं। उन्होंने केवल हमें कैद करने को कहा है। मैं यहां नहीं रह सकता। सैनिक बालासुंदरम को जवाब देता है, आप दोनों को कैद करने का आदेश महाराज ने ही दिया है, और यहाँ कैदियों के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। और साथ में ये भी कहा है कि अगर आप ये सब करने से मना करते हैं तो हम सख्त कदम भी उठा सकते हैं। यही महाराज का आदेश है। राजकुमार बालासुंदरम, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारा सहयोग करें। यह कहकर वो सैनिक अपने हाथ में एक मोटे से डंडे को दिखाकर मानो राजकुमार बालासुंदरम को आगाह कर रहा हो। इसके बाद
बालासुंदरम कुछ नहीं कहता। अभिलाषा अब तक एक भी शब्द नहीं बोली थी। वो सैनिक कैद खाने का दरवाजा खोलकर बालासुंदरम को अंदर डाल देते हैं और ठीक उसके सामने बने एक कैद खाने को खोलकर अभिलाषा को भी अंदर भेजने वाले होते हैं कि पीछे से राजकुमार चैतन्य की आवाज आती है, रुको। सैनिक पलटकर देखते हैं कि राजकुमार चैतन्य उनकी तरफ चला रहा है। राजकुमार चैतन्य कहता है, अभिलाषा को जाने दो, वो एक गर्भवती महिला है। हमारे राज्य के नियम के अनुसार एक गर्भवती महिला को इस तरह की कठोर सजा देना उचित नहीं है। और चैतन्य अभिलाषा की तरफ देखते हुए कहता है, भले इसका अपराध कितना भी नीच या मानवीय क्यों ना हो, लेकिन इंसानियत के नाते और एक स्त्री होने के नाते इसका जितना भी हक बनता है उतनी राहत तो उसे मिलनी ही चाहिए। आप इन्हें। सैनिक जवाब देता है, लेकिन राजकुमार ये आपके पिता का आदेश है कि दोनों की सजा में कोई कमी ना रह जाए। हम महाराज के आदेश की अवहेलना कैसे कर सकते हैं? राजकुमार चैतन्य जवाब देता है, आपको क्या लगता है कि पिताजी को जब जाकर मैं ये कहूंगा कि आपको कोई आदेश देना चाहा और आपने उसकी अवहेलना कर दी तो वो आपके साथ क्या करेंगे? आप शायद भूल रहे हैं कि मैं उनका बड़ा बेटा हूं और मेरे पिताजी के बाद इस साम्राज्य का होने वाला सम्राट। मेरे आदेश भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि महाराज के। सैनिक जवाब देता है, क्षमा कीजिए राजकुमार, लेकिन हम तो केवल महाराज के आदेशों का पालन कर रहे हैं। कल को अगर महाराज ने आदेश का खंडन किया तब हमारा क्या होगा? राजकुमार चैतन्य थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा बाकी का वार्तालाप अब पिताजी के सामने ही होगा, लेकिन याद रहे अभिलाषा एक गर्भवती महिला है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो पाए। और ये कहकर राजकुमार चैतन्य जाने लगता है। चैतन्य को जाते देख सैनिक घबरा जाता है और फिर कहता है, राजकुमार रुकिए। चैतन्य रुककर मुस्कुराता है और फिर पलटता है और फिर सैनिक के पास आकर कहता है, हाँ कहिए। सैनिक कहता है, राजकुमार हमें आपकी बात समझ में आ गई है, जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही होगा। सैनिक अपने बाकी के 2 सैनिकों से इशारा करता है और वो अभिलाषा की बेड़ियां खोल देते हैं। और फिर राजकुमार चैतन्य कहता है, बजाय अभिलाषा को इस क्रूर तरीके से कैद खाने में कैद करने के, आप इन्हें राजमहल के ऊपरी सतह पर ऊपर के कक्ष में नजरबंद करवा दीजिए और सुरक्षा के लिए बाहर 2 सैनिक तैनात करवा दीजिए। सैनिक झुककर कहता है, जो आगे राजकुमार। अभिलाषा चैतन्य के इस उपकार से भावुक होकर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार चैतन्य। राजकुमार चैतन्य अभिलाषा की तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझता और शांत आवाज में कहता है, मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ इंसानियत के नाते किया है। और सैनिक अभिलाषा को वहां से ले जाते हैं। राजकुमार चैतन्य बालासुंदरम को देखता है जो कैद खाने में चुपचाप राजकुमार चैतन्य को देखे जा रहा था और फिर राजकुमार चैतन्य जाने लगता है। तभी बालासुंदरम उसे आवाज देता है, बड़े भाई रुक जाइए, हमें आपसे बात करनी है। राजकुमार चैतन्य सिपाहियों को इशारा करता है कि वो बालासुंदरम और उसे अकेला छोड़ दे। सैनिक सर झुकाकर उसकी आज्ञा मानते हैं और वहां से चले जाते हैं। राजकुमार चैतन्य बालासुंदरम के पास आता है और कहता है, कहो क्या कहना चाहते हो? राजकुमार बालासुंदरम कहता है, बड़े भाई मुझे सच में नहीं पता कि मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि वो भानु जो कह रहा था सब सच कह रहा था, सिवाय एक बात की कि मैंने अवधेश की हत्या की है। अवधेश जैसा भी था लेकिन मेरा मित्र था, मैं उसका कत्ल क्यों करूंगा? राजकुमार चैतन्य एकदम से सलाखों के बीच से हाथ डालकर राजकुमार बालासुंदरम की गर्दन पकड़ लेता है और गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है, तेरी ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातों में एक बार आ चुका हूं, लेकिन इस बार दोबारा नहीं आऊंगा। खबरदार जो मेरे दिमाग के साथ और ज्यादा खेलना चाहा तो। और ये कहकर राजकुमार चैतन्य गुस्से में वहां से चला जाता है। चक्रदेव अपने परिवार के साथ अपने महल में पहुंचता है। अभिलाषा के कैद हो जाने पर और उसकी गर्भावस्था के बारे में सबको पता चल जाने के बाद परिवार में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि एक दूसरे से क्या बातें करें। इसीलिए रास्ते भर सभी एक दूसरे का चेहरा देखे जा रहे थे। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आखिरकार जब चक्रदेव की सवारी उसके महल में आकर रुकती है तो परिवार के सारे लोग उतरते हैं और अपने कक्ष की ओर जाने लगते हैं। लेकिन चक्रदेव शनाया से कहता है, शिरीन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम यहीं रुको। और अपनी पत्नी शकुंतला देवी से कहता है, तुम अनमोल और चतुरा को लेकर अंदर चली जाओ। शकुंतला देवी चक्रदेव के कहने पर अपने बाकी 2 बच्चों को लेकर महल के अंदर चली जाती है। शनाया को नहीं समझ आ रहा था कि चक्रदेव उससे क्या बात करना चाहता है। वो चेहरे से बहुत उदास लग रहा था। चक्रदेव शनाया से कहता है, शिरीन आज जो कुछ भी हुआ है हमें पता है कि आपको एक बहुत बड़ा सदमा लगा होगा।
जिस इंसान के साथ आपका विवाह तय हुआ था वो आपकी बड़ी बहन। और ये कहकर चक्रदेव रुक जाता है और उसे शब्द नहीं मिल पाते कि वो क्या कहे। फिर कहता है, हमें तो कहते हुए भी शर्म आ रही है बेटी। शनाया जल्दी से चक्रदेव का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, पिताजी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूं। आज जो कुछ भी हुआ उससे आपको भी सदमा पहुंचा होगा। मैं समझ सकती हूं कि आप किस स्थिति से इस वक्त गुजर रहे होंगे। चक्रदेव बिना कुछ कहे हल्का सा सर हिलाता है और कहता है, अच्छा बेटी तुम अपने कक्ष में जाकर आराम करो। शनाया जाने लगती है। तभी उसे जाता देख चक्रदेव को अभिलाषा की चिल्ला चिल्ला कर कही वो बातें याद आने लगती है। ये हमारी शिरीन नहीं है, ये हमारी शिरीन नहीं है, ये बदल गई है, ये तो कोई और है, हमारी शिरीन ऐसी नहीं थी। चक्रदेव भी मन ही मन सोचता है, ये वास्तव में हमारी शिरीन नहीं लगती, क्योंकि अब तक तो वो रो पड़ती, छोटी छोटी बातों में वो इतना भावुक हो जाती थी। आखिर उसका दिल इतना मजबूत कहां से हुआ। तभी चक्रदेव आवाज लगाता है, बेटी शिरीन। शनाया रुककर पलटती है और फिर वापस आती है और कहती है, जी पिताजी कहिए। चक्रदेव शनाया से कहता है, वैसे वो अभिलाषा अजीब अजीब सी कुछ बातें कर रही थी, तुम्हें याद है? शनाया को समझ में नहीं आता कि चक्रदेव किस बारे में बात कर रहा है। शनाया पूछती है, कैसी बात है पिताजी? चक्रदेव कहता है, वही कि तुम बदल गई हो और पता नहीं क्या क्या कह रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई हो? शनाया जानती है कि चक्रदेव अभिलाषा की आड़ में उसी का जायजा लेने की कोशिश कर रहा है। शनाया साफ साफ कहती है, पिताजी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझ पर शक कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं अपने हक की बात करने लगी हूं, अपने साथ होने वाली गलत चीजों पर आवाज उठाने लगी हूं। क्या मेरा ये करना आपको गलत लग रहा है? चक्रदेव तुरंत सकपका जाता है और कहता है, अरे अरे नहीं नहीं बेटी, तुम तो बिल्कुल सही कर रही हो। इंसान को जो ठीक लगता है वो तो उसे करना ही चाहिए। उसे कभी भी अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को नहीं सहना चाहिए, फिर चाहे वो गलत करने वाला कोई भी क्यों ना हो। मन में थोड़ी सी शंका आ रही थी, इसीलिए पूछ लिया, मुझे माफ कर देना बेटी। ये कहकर चक्रदेव हाथ जोड़ने लगता है। शनाया तुरंत चक्रदेव के हाथों को पकड़ लेती है और कहती है, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए पिताजी। और फिर शनाया अपने कक्ष की तरफ जाने लगती है। चक्रदेव भी खुद को कोसते हुए कहता है, मैं भी कितना मूर्ख हूं, कुछ भी सोचने लगता हूं। यहां अनमोल और चतुरा अपने कक्ष में जा ही रहे होते हैं कि चतुरा अनमोल को रोकती है और कहती है, अनमोल भैया आप अपने कक्ष में कैसे जा सकते हैं? क्या आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे? अनमोल जवाब देता है, मैं क्या ही बात करूं चतुरा, जो आदेश महाराज ने स्वयं सुना दिया, अब उसके खिलाफ जाकर हम उनसे लड़ तो नहीं सकते ना। ऊपर से अभिलाषा भी गर्भवती है, उसका प्रमाण तो शाही वैद्य ने उसकी नब्ज देखकर खुद ही बता दिया। चतुरा कहती है, मैं वो नहीं कह रही हूं, मैं तो ये कह रही हूं कि जाते हुए जो अभिलाषा दीदी ने चीख चीख कर कहा था वो हमारी शिरीन दीदी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि वो सच कह रही थी? अनमोल इस बात पर सोचने लगता है। फिर उसे याद आता है कि वाकई में शनाया जिस तरीके से उसके कक्ष में घुस आई थी और धमकी देकर वापस गई थी वो शिरीन नहीं हो सकती। अनमोल कहता है, शक तो मुझे भी बहुत दिनों से हो रहा था चतुरा, या यूं कहूं कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आखिर शिरीन में इतने सारे बदलाव कहां से आ गए? चतुरा कहती है, वही तो मैं भी कह रही हूं, इस बात को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते हम। हो सकता है कि आज शिरीन दीदी ने अभिलाषा दीदी के साथ कुछ किया हो, कल को हमारी बारी आ जाए। अनमोल इस बात से घबरा जाता है और कहता है, तो तुम क्या कहना चाहती हो? चतुरा कहती है, इस बारे में हमें मां से बात करनी चाहिए। अनमोल और चतुरा दोनों ही शकुंतला देवी के कक्ष में जाते हैं। शकुंतला देवी दोनों की बातें सुनकर कहती है, मैं तो बहुत दिनों से उस शिरीन पर शक कर रही थी। मुझे सच में ऐसा लग रहा था कि वो कोई और ही है, क्योंकि जिस शिरीन को मैं जानती थी वो मुझे पलटकर एक भी शब्द नहीं कहा करती थी। और अब हालत ये हो गई है कि उसके कक्ष के बाहर हमसे ज्यादा सेवक खड़े रहते हैं। जरा सी कुछ बात कहो तो बेबाकी से जवाब देती है। मैंने उसका ये रूप जीवन में कभी नहीं देखा, आखिर इतनी हिम्मत कहां से आ गई उसमें? अनमोल कहता है, मां अगर आप मुझे आज्ञा दें तो इस बारे में मैं कुछ करना चाहूंगा। शकुंतला देवी पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो? अनमोल कहता है, मैं पता लगाना चाहता हूं कि आखिर शिरीन को हुआ क्या है, या फिर ये हमारी शिरीन है भी या कोई और है। चतुरा पूछती है, लेकिन आप ये पता कैसे लगाएंगे भैया? अनमोल कहता है, ये सारी बातें तो मुझ पर छोड़ दो, बस अगर किसी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम लोगों से मदद मांग लूंगा। शकुंतला देवी कहती है, मेरी तरफ से सारी मदद मिलेगी,